औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई का ख्याल रख रहे होंगे और आपकी नज़रें अपने टारगेट पर होंगी। मैं आज आपके सामने द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.3 आज इसका सेकंड लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म के हवाले से काम कर रहे थे कि कोई टर्म अगर मांगी जाए हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन की, तो उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो आपके सामने है कि टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर इंटू बी पावर आर। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए 8.3 की क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 सॉल्व कराया था आपको। आज हम अपने क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट हैं, वो 4 पार्ट आज कराए जाएंगे। इसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 है और एक क्वेश्चन 11। तो इनको आज आपके सामने डिस्क्राइब किया जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे इन पैकेजेस से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपने काम को रिफ्रेश करते जाएं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप इन पैकेजेस को बार बार देखते जाइए और जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतनी में परफेक्शन आती जाएगी और इंशाअल्लाह ताला एग्ज़ाम में आप ये सवाल सही कर लेंगे। तो आइए बाइनोमियल एक्सपेंशन के जनरल टर्म के सवालात को आगे बढ़ाते हैं इस पार्ट 2 के अंदर। तो आज का पहला पार्ट आपके सामने आ रहा है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 का आगाज़ कर रहे हैं। और मैं आपका जहन बनाऊं कि ये कनेक्टेड है क्वेश्चन नंबर 7 से, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया था, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला सवाल। अगर आपने उसको अच्छे अंदाज में कर लिया है, उसके भी 3-4 पार्ट हैं। आपसे मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन को। अगर वो आपको अच्छे आ जाते हैं तो जितने क्वेश्चंस आज हम करेंगे वो सारे उससे रिलेटेड हैं। तो अब इस सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर ये हमसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक टर्म मांग रहा है जिसमें x की पावर 3 आ रही हो। यानी सवाल ये है कि हमें यहाँ पर एक एक्सपेंशन दिया हुआ है 2x माइनस 1/2 की पावर 7, और जब ये एक्सपेंड होगा तो इसमें 8 टर्म्स आएंगी। तो सवाल ये है कि क्या उन 8 टर्म में कोई टर्म ऐसी होगी जिसमें x क्यूब आ रहा हो। अगर है तो आपको वो टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना के मांगी जा रही है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन 7 में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला सवाल किया था, तो वहाँ पर हमने आखिर में जब आर निकालने गए थे तो हमने उसको ज़ीरो के इक्वल कंपेयर कराया था। वजह उसकी थी कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला सवाल था, फ्री फ्रॉम एक्स में एक्स की पावर क्या होगी, 0। लेकिन आज यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का सवाल नहीं है, बल्कि एक्स पे क्या मांग रहा है, क्यूब। यानी जब हम आर निकालने जाएंगे उस स्टेप में तो राइट साइड पे हम 3 के इक्वल रख देंगे। यानी कि जो एक्स की पावर मांगी जाएगी, जो टर्म आपको एक्स की पावर की मांगी जाएगी, अब आर निकालते वक्त उस टर्म से यानी उस पावर से उसको इक्वल कराएंगे। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7 कि हमने यहाँ पर सवाल का पहले डेटा बनाया है कि फर्स्ट टर्म को हमने ए का नाम दे दिया 2x, सेकेंड टर्म को हमने बी का नाम दे दिया माइनस का 1/2, और पावर को हमने 7n कह दिया है। और अब वही जनरल टर्म फार्मूला टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर इंटू बी पावर आर, और इसमें जाकर वैल्यूज को रखा जाएगा। तो n आपका 7 है, 7 CR, और अब a 2x के बराबर है और पावर आ गई 7 माइनस आर, और b आपका माइनस का हाफ है, वैल्यूज को पुट कर दिया। और याद रहे क्वेश्चन 7 में आपसे क्या समझाया था कि हमें x की बेस को देखना होगा। जितनी x की बेस आ रही होंगी अलग अलग, हमें उसको एक बेस में बनाकर उसकी सारी पावर एक साथ करनी है। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि खाली x a में आ रहा है, b में नहीं आ रहा। तो हम खाली a को देख रहे हैं कि बाकी सब टर्म ऐसी नोट की जाएंगी। सिर्फ यहाँ पर 2 को हमने अलग कर लिया कि 2 पावर 7 माइनस आर को अलग कर लिया और x पे 7 माइनस आर को अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे a की जगह x आ रहा है, बाकी सब टर्म ऐसी नोट कर दी गई। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया
अब अगला मरहला ये है कि हमें आर निकालना है कि वो आर क्या होगा। तो अब देखते हैं आगे चलकर। तो बेटा इसके लिए आप देखें, हमने वो जो इंडिपेंडेंट वाला सवाल किया था वहाँ पे हमने कंडीशन में राइट साइड पर 0 रख दिया था, क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए था। यहाँ पर इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब, यानी कि वो टर्म जिसमें एक्स पावर 3 आ रही हो, वो हमसे मांगी जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स की पावर यहाँ पर आई हुई है 7 माइनस आर सिंप्लीफाई होने के बाद इसको 3 के इक्वल रख देंगे और यहाँ से आर निकालेंगे। तो 3 इधर आपके माइनस का हो गया और आर आपका क्या आ जाएगा 4। आर आपका होल नंबर आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि टर्म कंटेन करेगी कि इन 8 टर्म में जो 5th टर्म आपकी होगी वो ऐसी होगी जिसमें एक्स पे क्या रहा होगा क्यूब, हमसे वही टर्म मांगी जा रही है। तब आर को जो 4 आपका आ गया, इसको जाकर हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। जहाँ जहाँ आर आ रहा है सब जगह आप क्या रख देंगे 4। आप देख सकते हैं मैंने आर को हटाकर सब जगह क्या रख दिया है 4 रख दिया है। अब मजीद इसको सॉल्व किया जाएगा तो 7c4 ये कैलकुलेटर से आप निकालेंगे एनसीआर के फॉर्मूले से 35 आ रहा है। 2 का क्यूब आ जाएगा, एक्स पे क्यूब आ जाएगा और माइनस पे इवन पावर आ रही है तो प्लस हो जाएगी। और 2 पावर 4 क्या होता है 16। उसके बाद 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे 16 कैंसिल हो गया, 8 16 2 आ गया 35/2। क्योंकि कैंसिल नहीं होता है तो इसको ऐसे रेशियो में छोड़ देंगे, पॉइंट में आंसर नहीं लिखेंगे। एक्स पे क्यूब, तो आप देख सकते हैं ये हमसे वो टर्म मांग रहा था जिसमें एक्स पे क्यूब आ रहा हो, तो वो टर्म के सामने आ गई है और ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप इसको बार बार दोहराइए तभी अगले पार्ट आपको आसान लगेंगे। चलते हैं आगे। तो बेटा अगले पार्ट पर आ गए हैं आपके सामने। क्वेश्चन 8 सेम वही क्वेश्चन है कि अब की बार वो जो टर्म मांग रहा है हमसे उसमें एक्स पे पावर 10 आ रही है। यानी कहा जा रहा है कि आप इस एक्सपेंशन को जब खोलेंगे तो इसमें 11 टर्म बनेंगी। तो क्या कोई टर्म ऐसी होगी जिसमें एक्स की पावर 10 आ रही है? अगर है तो वो टर्म निकालनी है हमने। तो पिछले साल की तरह हम डेटा बनाएंगे। यहाँ पर हमने ए उठाया, ए आपका एक्स स्क्वायर है, बी उठाया माइनस का 1 और एक्स क्यूब है, पावर उठाई एन 10 है, फिर लगाया जनरल टर्म फार्मूला सेम गोज ऑन, फिर एन की वैल्यू रख दी 10, ए रख दिया एक्स स्क्वायर, पावर वही आ गई 10 माइनस आर, बी रख दिया -1 और एक्स क्यूब, पावर आर आ गई। और अब जैसा कि आपको पता है कि हमें यहाँ पर एक्स को देखना होगा कि एक्स की बेस अलग अलग जो आ रही हैं उनको एक बेस बनाना है और सारी पावर्स उनकी सॉल्व करनी है। तो 10 CR ऐसे ही आ गया। ये 2 से 10 माइनस आर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कि लॉ ऑफ पावर लगता है, पावर से पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 2 10 20 हो गया -2r। आगे आते हैं, यहाँ पर हमें नजर रखनी है एक्स के ऊपर। तो मैंने यहाँ क्या किया -1 को पावर आर लगाकर अलग कर दिया और क्योंकि एक्स डिवाइड में था तो ये आर जाके जब उसके पास गया तो क्यूब पहले से था तो ये 3r हो गया कि 3 से आर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। उस एक्स को हमने अलग कर लिया क्योंकि हमें सारे एक्स एक साथ करने हैं। पिछले पार्ट में एक्स खाली ए में आ रहा था, यहाँ बी में भी आ रहा है। तो अब 3r को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3r। और अब बाकी टर्म ऐसे नोट करते रहेंगे, बीच में दोनों एक्स को कॉमन लेंगे और इनकी पावर्स कर देंगे ऐड। ये 20 -2r आगे -3r इसके साथ आ गया। बाकी टर्म ऐसे नोट डाउन करी। चलते हैं आगे। तो इसके बाद अगले स्टेप में 10 CR ऐसे ही आ गया और माइनस का 2r और माइनस का 3r, ये माइनस का 5r हो गए। आगे -1 की पावर आर ऐसी आ गई। ये इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा एक्स की पावर में। तो अब हमें अपने सवाल को देखना है, जो टर्म मांग रहा है वो एक्स की पावर 10 मांग रहा है। तो हमने अब क्या करना है, पावर को इक्वल कर देना है किसके 10 के। याद रहे पिछले सवाल में एक्स क्यूब मांग रहा था तो हमने 3 के इक्वल करा। यहाँ वो पावर 10 मांग रहा है तो हम 10 के इक्वल करेंगे और यहाँ से आर निकालेंगे। तो 10 इधर के माइनस का हो गया, 5 इधर के प्लस का हो गया और ये 10 डिवाइड बाई 5 ये क्या बचा 2। इट मीन्स आर होल नंबर आ रहा है। तो ये वो टर्म कंटेन करेगा जिसमें एक्स की पावर 10 आएगी, वो टर्म होगी T3। यानी हम क्या करेंगे 2 को उठाएंगे आर को और जाके इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो जहाँ जहाँ आर आ रहा है सब जगह आपने 2 रख दिया। 10c2 20 - 5 × 2 -1 की पावर 2। तो इसके बाद 10c2 क्या होता है 45, x 20 - 10 हो जाएगा ये। और माइनस पे इवन पावर आ रही है तो माइनस खत्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और इसको 45 1 × 45 और x पावर 10।
तो ये हमसे वो टर्म मांग रहा था जिसमें x की पावर 10 आ जाए, तो वो टर्म हमने निकाल दी है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 8.3 क्वेश्चन नंबर 8 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके पार्ट नंबर 3 पर आ गए हैं। इस बार थोड़ा सा काम चेंज हुआ है कि ये कह रहा है कि आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मांगा जा रहा है कोफिशिएंट। यानी पहले दो पार्ट में हमसे टर्म मांग रहा था, इस सवाल में हमसे कह रहा है कि y, यहाँ y लिखा हुआ याद रहे कि यहाँ पे सवाल में x नहीं है, यहाँ पर एक्सपेंशन y का है। तो ये y पे कोई पावर आपको नज़र नहीं आ रही है, तो जहाँ पावर नहीं है वो पावर क्या है 1। तो एक्चुअली कहना ही चाह रहा है कि आप y की 1 पावर की टर्म का जो कोफिशिएंट आएगा इस एक्सपेंशन में वो क्या होगा। यानी आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, पेपर में जो सवाल है तो उसको आराम से पढ़ना है। अगर वो हमसे ट्रम मांगता है तो हम ट्रम बनाएंगे, और अगर हमसे कोफिशिएंट मांगता है तो पहले ट्रम ही बनाएंगे। यानी जैसे हम पहले दो पार्ट कर रहे थे कि ट्रम तैयार करेंगे, उसके बाद जब ट्रम आ जाएगी तो हमें अंदाज़ा होगा कि y की 1 पावर के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या है। आई रिपीट माई वर्ड कि आपने टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे कोफिशिएंट मांग रहा है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्या करेंगे, ये एक्सपेंशन जो y का आपको दिया हुआ है, आप पहले इसमें जो 6 टर्म हैं उनमें से पिक करेंगे कि क्या कोई टर्म ऐसी होगी जिसमें y की 1 पावर आ रही हो। वो टर्म पहले आप बनाएंगे, जब वो बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको उसका कोफिशिएंट नज़र आ जाएगा, वो आप उसको अलग करके लिख देंगे, सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। सवाल का डेटा बना गया है आपके सामने। a उठाया y², b उठाया a³ अपॉन y, पावर उठाई n 5 के बराबर है। फिर लगाया जनरल टर्म फार्मूला, वैल्यूज को पुट करा NCR, a³ रख दी y², पावर आ गई n-r, b रख दिया a³ अपॉन y, पावर आ गई r। इसके बाद 5CR ऐसे लिखा, ये 2 पड़ जाएगा 5 माइनस r से हुआ मल्टीप्लाई, 2 5 से 10 माइनस 2r। इधर आते हैं तो क्योंकि यहाँ पे भी y आ रहा है तो यहाँ पर भी हम r पावर को अलग करेंगे। तो हमने a³ पे r को अलग कर दिया, और y क्योंकि डिवाइड में है तो y पे r को अलग कर दिया। लिखना डिवाइड में, ये क्योंकि y डिवाइड में है तो 1 और y की पावर r लिख दी। इसके बाद सब ऐसे नोट किए जाएंगे। आप नीचे वाले y को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके इसकी पावर माइनस r हो जाएगी, और ये पावर मल्टीप्लाई होकर 3r हो गई a के ऊपर। इसके बाद जो बीच में y आ रहे हैं बेसिस सेम है, y को कॉमन लेंगे और पावर कर देंगे ऐड, 10 माइनस 2r आगे माइनस r, तो ये माइनस का 3r हो जाएगा। इससे ज़्यादा ये मजीद y की फॉर्म में सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये काम बिल्कुल वही चल रहा है जो क्वेश्चन 7 में किया गया, जो इससे ऊपर दो पार्ट में किया गया। तो अब चलते हैं आगे। तो बेटा अब ये आपसे क्या मांग रहा है, ये y लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी y पे पावर नज़र नहीं आ रही है, तो यहाँ पावर क्या होगी 1। तो एक्चुअली हम पहले वो टर्म बनाएंगे जिसमें y की पावर क्या आएगी 1। तो यहाँ जो y की पावर आई है 10 माइनस 3r, इसको हमने 1 के इक्वल रख दिया क्योंकि यहाँ पे y वाली टर्म बनानी है, तो इसकी पावर क्या है 1। इसके बाद ये 1 प्लस का जाके माइनस का हो गया, ये 3r हो प्लस का हो गया, ये 9 बचा, 3 नीचे आके डिवाइड हो गया, और r आपका 3 आ रहा है जो कि होल नंबर है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि टर्म कंटेन करेगी, और वो 4 टर्म होगी जिसमें y की 1 पावर आ रही होगी। तो हम r को 3 लेकर जाएंगे और इक्वेशन 1 में जाके रख देंगे। जहाँ जहाँ r आ रहा है सब जगह आपने क्या रख दिया, 3 रख दिया है, आप देख सकते हैं। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5c3 10 होता है, 10 माइनस 9 हो जाएगा, ये a पावर 3 से 9 आ जाएगी, और यूँ 10 y की पावर 1, तो y ही बनेगा a पावर 9। तो हमने पहले ट्रम बना दी, लेकिन याद रहे कि इस सवाल में हमसे ट्रम नहीं मांग रहा, ये मांग रहा है कोफिशिएंट। तो अब y के बराबर में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपका कोफिशिएंट है। तो y यहाँ 10 है और आगे a पावर 9 है, तो हम कह देंगे y का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 10 a पावर 9 आ रहा है, और यहाँ पे आपका सवाल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आप इसको बार बार दोहराइए। तो बेटे अगले पार्ट पर आ गए हैं, ये भी कोफिशिएंट मांगा जा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 4, और y की पावर -2 का कोफिशिएंट मांगा जा रहा है। तो इट मीन्स ट्रम बनाएंगे पहले जिसे y की पावर -2 आ रही होगी, और अब जो एक्सपेंशन दिया हुआ ये आपके सामने है, तो इसका डेटा बनाते हैं। बेटा a उठाया y, b उठाया b³ अपॉन y², और n उठाया 10। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया, n को रख दिया 10, a रख दिया y, n माइनस r,
इंटू बी, बी पूरा है बी के ऊपर वाई स्क्वायर की पावर आर। आगे आते हैं, टेन सी आर ऐसे ही, ये वाई ऐसे ही। अब क्योंकि आगे भी वाई आ रहा है तो ये आर पावर दोनों पे अलग अलग कर दी। बी पे क्यूब आ रहा है तो उससे जाके आर हो गया, मल्टीप्लाई 3 आर हो गया। और यहाँ वाई पे 2 आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है तो ये आर जाके डिवाइड में ही 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई पावर 2 आर हो गई। इसके बाद बाकी तो टर्म ऐसी नोट की जाएंगी। ये वाई पावर 2 आर को ऊपर ले जाएंगे, वह कि माइनस का हो जाएगा। और अब वाई जो बीच में आ रहे हैं कॉमन ले लेंगे बेसिस और पावर कर देंगे ऐड, तो 10 माइनस आर माइनस का 2 आर। बाकी टर्म ऐसी नोट की जाएंगी। चलते हैं आगे। तो इसके बाद 10 सी आर ऐसे आ गया, वाई की पावर आ गई 10 माइनस 3 आर के माइनस का 2 आर माइनस का आर ऐड हो गए। और आगे बी पावर 3 आर ऐसे आ गया। ये इक्वेशन 1 बन गई। और अब सवाल के हिसाब से हमें जो कोफिशिएंट मांगा जा रहा है, वो जिस टर्म का मांगा जा रहा है, वह वाई की पावर -2 आ रही है। इट मीन्स अब जो यहाँ वाई की पावर आई है 10 माइनस 3 आर, इसको हम इक्वल कर देंगे -2 के। याद रहे कि जो टर्म कोफिशिएंट मांगेगा आपने उसकी पावर चेक करनी है बस। पिछले सवाल में पावर नहीं थी तो हमने 1 रख दिया था, यहाँ पावर -2 आ रही है तो -2 से जब इक्वल कराया तो ये 2 इधर आके प्लस का हो गया, 3 आर वहाँ जाके प्लस का हो गया, ये 12 हो गए, 3 नीचे आके डिवाइड हो गया तो आर क्या आ रहा है 4। इट मीन्स आर होल नंबर आ रहा है तो टर्म कंटेन करेगा और वो फिफ्थ टर्म होगी जिसमें वाई की पावर क्या आ रही होगी -2। तो हम इक्वेशन 1 में वापस जाएंगे, आर को रख देंगे 4, आगे भी आर को रख देंगे 4 और यूं ये 3 4 12 हो जाएगा। नीचे आते हैं 10 सी 4 मशीन से निकालेंगे 2 10 आ जाएगा। आगे आते हैं 10 माइनस 12 हो गया और इसके बाद 2 10 वाई पावर -2 बी 12। तो हमें याद रहे कि इस सवाल में टर्म नहीं बनानी है, कोफिशिएंट मांग रहा है तो वाई पावर -2 के साथ 2 10 बी 12 आ रहा है कोफिशिएंट। तो ये हमारा आंसर है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। चलते हैं आगे। तो आइए बेटा 8.3 काम को आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त जो सवाल आपके सामने आ रहा है इसका नंबर है 10। और याद रहे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके पेपर में जब भी सवाल आएगा तो शॉर्ट भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे। तो ये सवाल अगर आता है तो ये लॉन्ग सेक्शन में आएगा, डिटेल सेक्शन में आएगा। इसमें काम थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था पहले और फिर बाद में क्वेश्चन 8 में टर्म्स देखी तो उनमें हमें यहाँ पर पावर दी गई थी। बाइनल एक्सपेंशन तो आ रहा था और यहाँ पर पावर आ रही थी और हमने फिर उसमें आर निकाला और वो टर्म बनाई जो इंडिपेंडेंट की वो हमसे उस सवाल में मांग रहा था। यहाँ काम थोड़ा बढ़ गया है कि इसमें यहाँ पर पावर जो पड़ा रही है वो हमें नहीं दी हुई। तो पहला मरहला ये होगा, ये पावर में m आ रहा है, ये आपको यहाँ निकालना है। और जब ये m आपका निकल आता है तो अब फिर आपको r निकालना होगा कि वो जो एक्सपेंशन है उसमें मांग रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसलिए सवाल लॉन्ग में आता है। तो आइए इसका इशारा ढूंढते हैं कि जो सवाल में हमें दिया गया है कि यहाँ कहा जा रहा है सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। यानी कि यहाँ पर हमें आपको ये फॉर्मूला सोचना होगा जिसका नाम था बाइनोमियल थ्योरम, जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको सिखा रहा था 8.3 में तो वहाँ डिस्कस किया था कि a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू a पावर n। तो मैं शो करता हूँ फॉर्मूला आपके सामने। अब फॉर्मूला देखकर आपको याद आ गया होगा कि ये फॉर्मूला आपने सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हम ये इशारा जो ऊपर दिया हुआ है ये आपको समझा पाएँ। तो आपने ये फॉर्मूले से इस इशारे को समझना है कि इसकी बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो रही है कि हमें 3 कोफिशिएंट्स का सम करना है। किस किस का? फर्स्ट टर्म, ये रही फर्स्ट टर्म के सामने कि a प्लस बी पावर n। चाहे सवाल कुछ भी आ जाए, a और b चेंज हो रहे होंगे मगर कोफिशिएंट आपका जो बराबर में a पावर n क्या आ रहा है वो आ रहा है 1। कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या होगा 1। तो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1। सेकंड टर्म की बात करें तो a और b कुछ भी आएंगे यहाँ पर, इसके बराबर में जो लिखा हुआ कोफिशिएंट वो क्या है n। तो सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या है n। ऐसे थर्ड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो है n, n-1/2 फैक्टोरियल होता है, 2 ही कह सकते हैं उसको।
तो इट मीन्स हमें यहाँ पर इन तीन कोफिशिएंट्स को याद रखना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म के कोफिशिएंट को याद रखना है। इनकी मदद से हम ये जो यहाँ पर m हमें नहीं दिया हुआ, पहले हम वो m निकालेंगे, उसके बाद सवाल बन जाएगा पूरा क्वेश्चन 7 इंडिपेंडेंट वाला सवाल। तो अब यहाँ पर जो पावर आ रही है उसमें m आ रहा है, n की जगह पे क्या आ रहा है m। तो हम यहाँ पर इसको m से रिप्लेस करेंगे। तो आए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि बेटा हमने यहाँ पर अपने इस हिंट को यूज किया कि फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या है m, और थर्ड टर्म का क्या है m-1/2 फैक्टोरियल। तो सवाल में कहा गया है कि इन तीनों का जो सम है वो 46 के बराबर है। इन तीनों कोफिशिएंट का जो सम है वो 46 के बराबर है। आप इस हिंट को यूज कर पहले क्या निकालेंगे m। तो हमने यही काम किया, तीनों को सम किया, 46 के इक्वल ले लिया, और अब 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, इसका एलसीएम लिया तो 2 अंदर 2 2m, ये m-1 ऐसे ही आ गया। अगले स्टेप में 2 डिवाइड करता है कि मल्टीप्लाई होकर 92 हो गया, ये 2 + 2m ऐसे ही आ गए, ये ब्रैकेट खोल दिया m² - m, और ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन m की फॉर्म में, m² जी 2m में से 1m गया, 1m बचा, प्लस का 2 माइनस का 92, बाद में -90 हो गए, और ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन m की फॉर्म है जिसको फैक्टराइज करना है। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी, 10 - 9 1 बचेगा, और 10 9 90, m कॉमन लिया m+10, माइनस का 9 कॉमन लिया m+10। तो आप देख सकते हैं दो फैक्टर आ गए, एक में m क्या आ रहा है -10 और एक में क्या आ रहा है +9। तो याद रहे बेटे, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर जो पावर आएगी हमेशा, वो इससे पहले क्वेश्चन 4 से लेकर आप जितने सवाल अब तक किए हैं सब में देख सकते हैं कि पावर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जब एक्सपेंशन खुलेगा तो टर्म्स बनेंगी, तो ये पावर एक्सपेंशन की कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें -10 नहीं लेना है, हम यहाँ क्या लेंगे 9। तो अब सवाल आसान हो गया कि हमें जो एक्सपेंशन दिया हुआ था उसकी पावर आ गई है 9। तो ये बन गया है क्वेश्चन नंबर 7 इंडिपेंडेंट वाला सवाल। बढ़ते हैं आगे कि अब हम गए और हमने अब समझ गए हैं कि यहाँ पावर क्या आ रही है 9, तो टर्म कितनी बनेंगी 10। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या उन 10 टर्म में से कोई एक टर्म ऐसी होगी जिसमें x नहीं आ रहा होगा। तो हमने डेटा बनाया, a उठाया x², b उठाया 1/x, और पावर आ गई है आपकी 9। लगा दिया जनरल टर्म का फार्मूला, वैल्यूज पुट कर दी, m9 है यहाँ पर, n को m से रिप्लेस कर दिया सवाल के हिसाब से। फिर आगे आ गए, x² a है, पावर 9 - r, और फिर b है 1/x की पावर r। आगे चलते हैं 9 ये 18 - 2r हो गया, और यहाँ पर r को नीचे किया है, x पे लगाया, 1 की पावर तो 1 ही आएगी r, नीचे x पे r लगा दिया। फिर x को हमें सॉल्व करना है, तो x को ऊपर ले गए तो माइनस का r हो गया, और x की बेस को कॉमन लिया, पावर्स कर दी, ऐड कर दी, 18 - 2r और -r, तो ये हो जाएगा 18 - 3r। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको 1 का नाम दिया। और अब क्योंकि सवाल में ही मांग रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसको 0 के इक्वल रखकर r निकाला जाएगा। तो आगे आ गए, अपने पावर को रखा 0 के इक्वल, और यहाँ से r आ गया है आपका 6, r होल नंबर आ रहा है, इट मीन्स ये एक्सपेंशन कंटेन करेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x को। तो इस r को ले आके हमने इक्वेशन 1 में रखा, 9c6 हो गया, ये t7 हो गया, आगे 18 - 3 6 18 हो गए, और 9c6 क्या आएगा बेटा 84 आएगा, ये t7 हो गई, 84x⁴, तो आंसर आ गया आपका 84। इट मीन्स यहाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आपको खाली इशारा समझना था, बाकी सवाल पूरा क्वेश्चन 7 की तरह है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और याद रहे कि मैं अपने इन वीडियोस के अंदर तमाम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो पेपर में आपके आ सकते हैं। आप इनको टाइम दें, इनको बार बार दोहराएं, इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन में आपको ये सवाल मिलेंगे एग्ज़ाम में, और आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो आए चलते हैं आगे। एक और लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेपर में भी सवाल आएगा तो डिटेल सेक्शन में आ सकता है कि एक बार फिर हमें एक्सपेंशन दिया बाइनोमियल, और फिर हमसे मांग रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और अब की बार काम फिर वही कि ऊपर पावर में m आ रहा है, और ये पावर हमें दी हुई नहीं है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें फिर अब की बार इशारा दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है,
पिछले क्वेश्चन 10 की तरह वहाँ पर हिंट अलग था, यहाँ पर हिंट अलग है, और उस हिंट को यूज़ कर कर पहले हमें पावर निकालनी है। जैसी पावर आ जाएगी तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 इंडिपेंडेंट वाला सवाल, और फिर आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो आइए अब इसके इशारे को समझते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में क्या हिंट दी गई है। तो यहाँ पर बात हो रही है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। जैसे अभी हमने पिछले सवाल में आपको बाइनोमियल थ्योरम दिखाया था कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 होता है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है, n होता है, थर्ड टर्म का n(n-1/2 फैक्टोरियल। तो अगर इस पैटर्न को आगे चलाते हैं तो आगे क्या बनेगी, फोर्थ टर्म बनेगी। और फिर उसके आगे सवाल में दिया हुआ ये है कि इस सिचुएशन में जो फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट आ रहा है वो 13 टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल है। यानी एक तो बात क्लियर हो रही है कि जो ऊपर m है वो लाजमी 13 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा है 4 टर्म भी इस एक्सपेंशन में बनेगी और 13 टर्म भी इस एक्सपेंशन में बनेगी। इट मीन्स m 13 से बड़ा आएगा। अब सिचुएशन ये है कि जो कोफिशिएंट 4 टर्म का आ रहा है बराबर में वही 13 टर्म का आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि बार बार सिचुएशन जो फैक्टोरियल खुले होते हैं तो ऐसा हो जाए कि 4 टर्म के साथ भी वही कोफिशिएंट आ जाए सिंप्लीफाई होने के बाद, और 13 टर्म के साथ भी वही कोफिशिएंट आ जाए सिंप्लीफाई होने के बाद। तो हमें इस इशारे को यूज़ करना है और पहले क्या निकालना है, m। तो इसके लिए चलते हैं आगे। तो बेटा इसके लिए मैं आपको हेल्प ये करूंगा कि जो tr+1 वाला फार्मूला था जनरल टर्म का, अगर हम उसको यूज़ करके पहले अपनी फोर्थ टर्म बनाएं तो फोर्थ टर्म को जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, NCR। याद दिलाता हूँ मैं आपको कि उस फॉर्मूले में इसके आगे क्या होता है, a⁻n-r इंटू b⁻r। तो उसकी अभी हमें नीड नहीं है, हमें खाली उनका जो कोफिशिएंट आ रहा है उसको देखना है। तो यहाँ n m के बराबर है। तो फॉर्मूला जब खोलते हैं फोर्थ टर्म बनाते हैं तो उसमें r क्या होता है, एक कम। तो फोर्थ टर्म में r क्या होगा, 3। तो जब खोलेंगे कोफिशिएंट तो क्या बन जाएगा, NCR बन जाएगा MC3। इसके आगे कुछ भी आ रहा हो ए और बी को नहीं देखना है, खाली उसका कोफिशिएंट लेना है। तो सवाल के हिसाब से फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट एंड 13 टर्म का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल। तो 13 टर्म में आर क्या होगा, 12 होगा। उसके आगे और भी कुछ भी आ रहा हो। तो एक्चुअली यहाँ हुआ ये है कि पहले आपने फोर्थ टर्म बनानी है और फिर आपने 13 टर्म बनानी है। यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि हमने फोर्थ टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको उठा लिया है और 13 टर्म के कोफिशिएंट को उठा लिया है और उन दोनों को इक्वल कर दिया है। इस सवाल में यही दिया हुआ है कि दोनों कोफिशिएंट क्या हैं, इक्वल। तो आए चलते हैं आगे। अब इस सिनेरियो को यूज़ कर कर हमें m निकालना है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 कॉम्बिनेशन जहाँ हमने पढ़ा था इसका एक फॉर्मूला यूज हो रहा है कि NCR इज इक्वल टू NCn-r। याद रहे बेटे, हर सवाल पहली बार में मुश्किल होगा, एक बार उसको कर लेंगे तो सवाल आपके जहन में बैठ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि NCR बराबर है NCn-r के। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ये तो लेफ्ट पे यूज़ कर लें या फिर राइट पर। तो हम क्या कर रहे हैं, MC3 तो हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ MC12 को हटाकर MCm-12। एक बार फिर देखिए, NCR बराबर है NCn-r के, तो MC12 इक्वल हो जाएगा MCm-12 के। तो अब इसको जब यूज़ किया तो अब ये दोनों साइड क्या आ रही हैं, इक्वल। अब यहाँ क्या करेंगे, इनको कंपेयर कराएंगे। तो m कंपेयर हो गया कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन कंपेयर हो गया तो नीचे यहाँ m-12 रह गया, वहाँ रह गया 3। तो इससे हमें m क्या मिल गया, 15। तो ये इशारा आपको याद रखना है। अब जैसी पावर मिल जाएगी तो उसके बाद क्वेश्चन आपका स्ट्रेट है, जस्ट लाइक क्वेश्चन 7। चलते हैं आगे कि अब आपने अपना डेटा बनाना है कि पावर आ गई 15। अब सवाल पूछ रहा है कि क्या इन 16 टर्म में कोई टर्म ऐसी होगी जिसमें x ना आ रहा हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसको निकालना है। तो हमने a उठाया, x² भी उठाया, a और x, और पावर यहाँ पर m 15 आई है और लगा दिया जनरल टर्म का फार्मूला। अब आप खुद कर सकते हैं आराम से। इसके बाद पहले सवालों की तरह हमने वैल्यू रख दी m की 15, इसके अंदर आ गए ax² है, पावर 15 - r, a और x की पावर r आ रही है। अब ये काम आप खुद भी देख सकते हैं, 15 CR, ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 - 2r, 1 और x पे r को अलग कर दिया, a पे r को अलग कर दिया, दोनों x कॉमन लिए, पावर ऐड कर दी, 30 - 3r आ गई। बाकी टर्म सारी ऐसी आ रही हैं। और अब क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म बनानी है x के, तो हमने उसको 0 की इक्वल कर कर r निकाला। r आपका क्या आ गया है, 10, जो इंडिकेट कर रहा है कि इस 16 टर्म में
एक टर्म ऐसी होगी 11वीं टर्म जिसमें x नहीं आ रहा होगा, उसको निकाल लेते हैं। तो आगे अगर अपने क्वेश्चन में गए और दोबारा r को क्या रख दिया है 10, 15c 10, x 30 3 इंटू 10 a पावर 10। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3003, x 30 30 x 0 हो गया a पावर 10। तो ये आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आ गया है 3003 a पावर 10। और यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसको बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आज आपके सामने तकरीबन 8.3 के मेजॉरिटी क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं, जिनमें से मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने इसका पार्ट 1 डाला और आज पार्ट 2 डाला, अगर आप इन दोनों को दोहरा लेते हैं तो 90% चांस है कि एग्ज़ाम में जो सवाल आएगा वो इंशाअल्लाह ताला आप कर लेंगे। 90 इसलिए कह रहा हूँ कि अब एक आध सवाल इसमें और है जो डिस्कस करना है, वो मैं इसकी एक वीडियो और बना दूंगा 8.3 की, वहाँ कवर हो जाएगी। तो याद रखिए बेटे, ये आपका वक्त ज़ाया नहीं जा रहा है। आप जितना ज़्यादा अपने वक्त को इस पढ़ाई में लगाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए और गिरते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और अपनी नज़र अपने टारगेट पर रखनी है, हालात से फाइट करनी है। और जो कुछ भी है आपका फोकस अपने टारगेट से हटना नहीं चाहिए। हर गुजरता दिन आपको एग्ज़ाम के नज़दीक लेके जा रहा है और ये पेपर आपने खुद देना है बेटे, और अपनी मेहनत से देना है। ये क्वेश्चन आपको वहाँ पकड़ जाके करने हैं और जितनी ज़्यादा बार आप इन क्वेश्चंस को घर में दोहराएंगे उतना टाइम एग्ज़ाम में लिखने का कम से कम होता चला जाएगा और आप जल्दी इन सवालों को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि मेरी इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, इन सवालों को बार बार रिफ्रेश करते रहेंगे। आज के लिए 8.3 में इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।